नमस्कार, यूपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और खबरों की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त एक खबर आग लगने की आ रही है मैनपुरी से, जहां पर फर्नीचर गोदाम में आग लग गई है। मैनपुर के बरनाहल में फर्नीचर की दुकान में आग लगी बताई जा रही है। फिलहाल आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुट गई हैं, गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। फर्नीचर हाउस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह आग लगना बताया जा रहा है और इसमें बताया यह भी जा रहा है कि लाखों का सामान जलकर अब तक खाक हो चुका है। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मैनपुरी के बरनाहल में यह फर्नीचर की दुकान थी जिसमें आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर है और आग बुझाने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद यह आग लगी। और आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र के NH2 पर देर रात एक चलती कार में भीषण आग लग गई। कार चला रहे ड्राइवर ने किसी तरह से कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि मथुरा की तरफ से आ रही कार आगरा की तरफ आ रही थी, तभी अचानक कार से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। कार से आग की लपटें धू-धू कर निकलने लगी। थोड़ी ही देर में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में यह आग लगी। मेरठ के थाना रोहटा क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया। मारे गए बदमाश दीपक उर्फ सिद्धू पर लूट, हत्या, डकैती के 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। यही नहीं, ये कुख्यात बदमाश जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल था। बता दें कि मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है और वो घायल हुए हैं। सरूरपुर घटना के बाद पुलिस टीम लगी हुई थी। उस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और एक बाइक पर 2 अपराधी थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। काउंटर फायर हुआ जिसमें एक को गोली लगी और दूसरा अपराधी जो है वहां से भागा। इसको और हमारे एक सब इंस्पेक्टर को भी इस दौरान गोली लगी। इनको दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया CHC। वहाँ से गंभीर हालत को देखते हुए वहाँ से रिफ़र किया गया, जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक अपराधी की मृत्यु हुई है और जो इसकी पहचान हुई है वो दीपक सिद्धू के नाम पर हुई है, जो कि जिले के टॉप 10 अपराधी में इस वर्ष 2020 में चिन्हित है और इस पे 50,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित है। ये HS भी है। इसके साथ साथ काफ़ी समय से पुलिस और वेस्टर्न यूपी बाकी टीमें इसकी तलाश कर रही थी। और एटा के थाना कोतवाली देहात के जाबड़ा नहर पुल पर भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने एटा और फिरोजाबाद जिले में टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 4 कारतूस के साथ एक लूटी हुई बाइक और नकदी भी बरामद की है। खबर है कि लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी भाग रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर ली, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी लोगों वहां पर गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और उस बदमाश से लूट, डकैती और हत्या जैसी 24 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज हैं। 12 बजे रात में इंस्पेक्टर कोतवाली नगर के मोबाइल फ़ोन पे एक विनय नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि जब वो आगरा रोड पे जा रहा था प्रेसिडेंट कॉलेज के सामने, तो बाइक सवार बदमाशों ने उसकी बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल छीन ली और उसका मोबाइल फ़ोन और 4,500 रुपया कैश छीन लिया। इस सूचना पे इंस्पेक्टर कोतवाली नगर ने कंट्रोल रूम को भी सूचित किया और आसपास के दूसरे थानों को भी, स्वाट टीम को भी सूचना दी गई। तो घेराबंदी करके आगरा रोड पे कोतवाली देहात क्षेत्र में जावड़ा नहर पुल के पास में उन बदमाशों को रोका गया पुलिस पार्टी द्वारा। बदमाशों ने पुलिस पार्टी में फायर किया तो वो मोटरसाइकिल छोड़ के जब मौके से भागे तो पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और स्वाट टीम के एक कांस्टेबल के भी गोली लगी है। और प्रतापगढ़ में दबंग इस कदर बेखौफ हैं कि पुलिस टीम पर हमला करने से भी नहीं डरते। ताजा मामला संग्रामगढ़ थाना के भवदासपुर गांव का है। यहां पर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस पर ही बेखौफ दबंगों ने हमला कर दिया। दबंग पुलिस टीम पर पथराव करते हुए मारपीट करने लगे, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के हमले में 2 पुलिसकर्मी रवि कुमार और अखिलेश यादव घायल भी हो गए हैं। ग्रामीण दबंग जब हावी होने लगे तो पुलिस को गांव से लौटना पड़ा।
घायल हुए 2 सिपाहियों में से एक सिपाही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि घटना के बाद भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन तब तक बदमाश गांव से फरार हो चुके थे और अब 12 से अधिक लोगों पर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। पुलिस का मारा था। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से 2 पक्षों में मारपीट हो रही थी। जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो इन दबंगों ने पुलिस वालों को ही घेर लिया। दोनों पुलिस वालों की पिटाई की है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब वहां पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर पुलिस ने भारी सुरक्षा बल वहां पर डिप्लॉय किए हैं, पुलिस वालों को लगाया है और कुल 12 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। और नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर लूट के बाद गोली मारी गई है। नोएडा में व्यापारी से लूटी गई है, उसके बाद उसे बदमाशों ने गोली मारी है। व्यापारी से 1,10,000 लूटकर ये बदमाश भाग खड़े हुए हैं। दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था ये व्यापारी जब लूट की घटना को अंजाम दिया गया और लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने इस व्यापारी को गोली मारी है। फिलहाल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है। तो नोएडा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 1,10,000 रुपए लूटे गए हैं व्यापारी से और जब व्यापारी ने इसका विरोध किया तो उसे गोली मारी गई है। फिलहाल घायल अवस्था में जो युवक है उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और बातचीत करने के लिए अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कब की है ये घटना और कहां से लौट रहा था ये व्यापारी? अभी फिलहाल हालत किस तरह की है इस व्यापारी की? देखिए, आपको बता दूं कि रात लगभग 10 सवा 10 बजे की घटना थी जब यह व्यापारी अपनी जो मेडिकल की दुकान थी उसे बंद करके जा रहा था। लगभग इस पे 1,10,000 रुपए थे। तो रास्ते में बदमाशों ने इसे रोक लिया और उसने जब लूट का विरोध किया तो 1,10,000 रुपए लूट कर बदमाश वहां से फरार हो गए और उसको फिर बाद में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस का कहना है कि जल्दी हम पुलिस जो बदमाश है उनको गिरफ्तार कर लेंगे और जो लूटे के पैसे उनको बरामद कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और विक्रू कांड को अंजाम देने वाला विकास दुबे भले ही एनकाउंटर में ढेर हो गया हो, लेकिन 2-3 जुलाई की रात जो खूनी खेल खेला गया उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। न्यूज़ 18 के हाथ उस रात की ऐसी तस्वीर लगी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गोलियों से छलनी सीओ देवेंद्र मिश्रा की तस्वीर। गोली लगने से फट गया था सीओ देवेंद्र मिश्रा के सिर का आधा हिस्सा। शूटआउट के बाद दीवारों पर फैला खून। गोलियों से छलनी सब इंस्पेक्टर की तस्वीर। जी हां, न्यूज़ 18 के पास उस रात की सभी दर्दनाक तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे पहले आप कानपुर में हुई मुठभेड़ का वो सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे से मुठभेड़ के दौरान एसएचओ महेश यादव शहीद हुए थे। विक्रू गांव में शूटआउट का पहला वीडियो 2-3 जुलाई की दरमियानी रात का है। गैंगस्टर विकास दुबे से मुठभेड़ के दौरान एसएचओ महेश यादव को गोली लगी थी, जिसके बाद उनके साथियों ने उन्हें वहां से ले जाकर एक चारपाई पर लिटा दिया था। महेश यादव के शहीद होने के बाद की ये ऐसी दर्दनाक तस्वीर है जिसे हम आपको बिना धुंधला किए दिखा भी नहीं सकते। लेकिन न्यूज़ 18 विकास दुबे की दरिंदगी की सबसे बड़े सबूत की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या का जिक्र किया गया था, यह तस्वीर बिल्कुल वही कहानी बयां कर रही है। इसी आंगन में विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या की थी। इस आंगन में शूटआउट में मारे गए 3 पुलिस वालों के शव बरामद हुए थे।
इन 7 पुलिस वालों के शवों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकरू गांव में उस रात किस तरह का तांडव हुआ था। सीओ देवेंद्र मिश्रा को इतने करीब से गोली मारी गई थी कि उनके सिर का आधा हिस्सा फट गया था। तस्वीरों में सीओ देवेंद्र मिश्रा के सिर का आधा हिस्सा गायब था। उस रात पुलिस वाले शशिकांत के दरवाजे पर चिल्लाते रहे, हमें बचा लो, दरवाजा खोल दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर भी शशिकांत की पत्नी मनु और मां ने दरवाजा नहीं खोला। तस्वीरों में दिख रहे इन पुलिसकर्मियों को दरवाजे के बाहर ही गोलियों से भून दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया था ताकि उन पर डीजल डालकर आग लगाई जा सके। इस बात को गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे ने भी कबूला था। 3 जुलाई की दरमियानी रात विकरू गांव में जो खून की होली खेली गई, उसके एक्सक्लूसिव वीडियो अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। विकास दुबे के गुनाह की गवाही दे रही ये तस्वीरें भयावह हैं। पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए भागते रहे, गांव वालों के दरवाजे पीटते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा और विकास दुबे और उसके गैंग ने पुलिसकर्मियों की उस रात निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। और अब एक ऐसा खुलासा जिसके बारे में सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। क्या विकास दुबे ने शूटर अमर दुबे की शादी खुशी नाम की लड़की से जबरदस्ती करवाई थी? क्या लड़की की मर्जी के बिना 29 जून को शादी की गई थी? ये सवाल आज इसलिए कि एक वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो कुछ और बता रही हैं। 29 जून को शादी, 3 जुलाई को पुलिस से मुठभेड़ और 8 जुलाई को विकास दुबे के शूटर अमर दुबे का अंत। अमर दुबे की शादी को लेकर तमाम कहानियां सुनाई जाती रही हैं। गरीब माता पिता के साथ बदसलूकी, जबरदस्ती शादी की बातें सामने आती रही हैं। अमर दुबे की दादी भी कहती रही कि ये शादी लड़की की मर्जी से नहीं हुई थी, गरीब परिवार की बेटी होने की वजह से दबाव में शादी की गई। कहानी ये भी सुनाई गई कि ये शादी शिवली के एक मैरिज हॉल में होने वाली थी, लेकिन जब लड़की के माता पिता को अमर दुबे की सच्चाई की जानकारी हुई तो वो शादी से इनकार करने लगे। मगर विकास दुबे के दबाव में ये शादी विकरू गांव में की गई। उनतीस जून को शादी हुई और 2-3 जुलाई की रात विकास दुबे और अमर दुबे के साथ गुंडों ने 8 पुलिस वालों को मार डाला। इसके बाद पुलिस ने एक एक अपराधी को तलाश कर एनकाउंटर करना शुरू किया। 8 जुलाई को खुशी का पति और विकास दुबे का शूटर अमर दुबे मार दिया गया, तो 10 जुलाई को विकास दुबे का भी एनकाउंटर हो गया। दोनों के एनकाउंटर के बाद एक और बड़ी खबर आई। बताया गया कि विकास और अमर दुबे के बीच खुशी को लेकर विवाद हुआ था। 50,000 के इनामी शशिकांत ने भी बताया कि विकास दुबे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, लेकिन नए वीडियो में कुछ और ही कहानी है। ये 29 जून का वीडियो है। शादी के जोड़े में खुशी बैठी है और बगल में विकास दुबे खड़ा है। इसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये शादी जबरदस्ती कराई जा रही है, जबकि खुद खुशी ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि मामा के साथ एक फोटो ले लो। विकास दुबे को वो मामा कह रही है और विकास उसे कुछ गिफ्ट भी दे रहा है। लड़की के माता पिता की बात माने तो खुशी ना तो विकास दुबे को पहले से जानती थी और ना ही अमर दुबे को, मगर शादी के दिन वो सबसे घुलती मिलती नजर आई। यानी ये शादी दबाव वाली नहीं लग रही है, लेकिन इसे देखने से ये भी नहीं लग रहा है कि दोनों में जान पहचान नहीं थी। लड़की के माता पिता का कहना है कि दबाव की वजह से नहीं, गरीबी की वजह से ये शादी हुई। वो जानते थे कि अमर दुबे ठेकेदार है, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और थी। फिलहाल ये वीडियो कई सवालों का जवाब है और कई नई सवालों के साथ सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर कानपुर किडनैपिंग केस में एक बार फिर ट्विस्ट आ गया है। अगवा लड़के संजीत यादव की बहन एक बार फिर से अपने बयान से पलट गई। संजीत यादव की बहन रुचि ने कानपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। रुचि ने दावा किया कि उसने अपना बयान पुलिस के कहने पर बदला। रुचि का आरोप है कि क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने उसे भाई की जान की सलामती का हवाला देकर बयान बदलने को कहा। उस अधिकारी ने यह कहा कि बैग में पैसे होने की बात कहने से उसके भाई की जान को खतरा हो सकता है।
इससे पहले रुचि ने कहा था कि जो बैग पुलिस की मौजूदगी में किडनैपर्स को फेंका गया उसमें पैसे थे ही नहीं, जबकि अब कह रही कि उसमें पैसे थे। रुचि ने कल शाम दावा भी किया था कि पुलिस के कहने पर उसने 30 लाख रुपए बैग में रख कर दिए थे। तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। सर मेरा नाम रुचि, मैं संजीव की बहन हूँ। पैसे वाली बात झूठी, मुझसे लोगों ने कहा था कि आप ऐसे करिए तो पुलिस की तेजी होगी काम में। इतने दिन हो गए थे लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सर ने टीम लगाई है तो मुझे उम्मीद है, कप्तान सर की टीम से मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 4 दिन में मुझे मिल जाएगा। ये 30 लाख वाली जो बात है ये झूठी है? जी झूठी। तो बैग में पैसे नहीं थे? उसके भाई का अपहरण हुआ था, जिसके बाद आपने हम लोग से बात की थी और बताया था कि 30 लाख रुपए का बैग आप लोगों ने फेंका था जी। उसके बाद आज आपका एक बयान आया कि उस बैग में कोई पैसे नहीं थे, ये क्या चीज़ है? जी सर, मेरे घर वो आए थे क्राइम ब्रांच वाले सर, क्या नाम है, दिनेश यादव। तो उन्होंने कहा कि रुचि आपके भाई की जान को खतरा हो सकता है, अगर आपने ये बयान दे दिया वो खिसिया जाएगा, वो आपके भाई को कुछ कर देगा, तब क्या करोगी? आपको आपका भाई चाहिए कि ये सब मीडियाबाजी कर रही हो और ये सब वायरल हो रहा है। वो खिसिया गया तो इस वजह से मैंने बोल दिया कि हाँ सर मैं बोल दूंगी। तब उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया और सब जगह वायरल कर लिया। उनके दबाव में आके मैंने ये सब बोला। और इस मामले में देर रात एक बड़ा अपडेट भी निकलकर सामने आया। कानपुर पुलिस ने भी अब अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। एसपी अपर्णा गुप्ता ने कल कैमरे के सामने माना था कि पैसे वाला बैग पुल से नीचे फेंका गया था और किडनैपर्स बैग लेकर भाग निकले, लेकिन अपर्णा गुप्ता अब कह रही हैं कि बैग में पैसे नहीं थे। संजीत यादव की बहन रुचि ने बहकावे में आकर पैसों वाला बयान दिया था। हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहां से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा वो लेके। थाना गर्रा में अपहृत युवक के मामले में एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसकी बहन द्वारा बताया गया है कि घर बेचकर और शादी के लिए इकट्ठा किए हुए गहने बेचकर फिरौती की धनराशि उनके द्वारा इकट्ठा की गई थी। उसको एक बैग में भर के दिया गया था, बावजूद इसके उनका भाई वापस नहीं आया है। इसके बारे में उच्चाधिकारियों द्वारा जब पीड़ित परिवार से बातचीत की गई और जमा किए गए 30 लाख के स्रोत के बारे में उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जब उनसे गहनता से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बैग खाली था, उसमें कुछ कपड़े थे, उसमें पैसे नहीं थे। और देवरिया में पुलिस के सामने ही दो पक्ष भिड़ गए। काफी देर तक बवाल चलता रहा और पुलिसकर्मी तमाशबीन बने देखते रहे। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली के बाहर मारपीट, पुलिस के सामने चले लात घूंसे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी में पुलिस का इकबाल इस कदर कम हो गया है कि अब खाकी की मौजूदगी में भी लोग मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें देवरिया की हैं, जहां कोतवाली के गेट के बाहर ही दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जमीन पर गश खाकर गिरा यह शख्स इस मारपीट में शामिल था। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ही काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद मारपीट हुई, लेकिन पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। हालांकि मामला बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों के बीच बचाव करने की कोशिश भी की, जिसके बाद दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दो पक्षों में कल लाठी डंडे ईंट पत्थर से झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात कोरोना की करें तो देश में कोरोना के मामले 10 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आंकड़ा बढ़कर 39,724 पहुंच गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1594 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 24,983 हो गई है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए अश्वनी झांसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और प्रदेश में हर जिले से लगातार कोरोना के मरीज भी अब मिल रहे हैं। झांसी का क्या हाल? देखिए, झांसी की जो स्थिति है लगातार खराब होती चली जा रही है। जिस तरीके से कोरोना के लगातार 2 दिन में जो मामले आए 100 से अधिक, कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर से संकेत सामने मिल गया है कि आने वाले दिनों में झांसी जो हालात तो काफी खराब होने वाली है। अभी तक 865 ऐसे मामले हैं कोरोना संक्रमित के जो झांसी में आ चुके हैं, जिसमें 40 मौतें हैं।
तो कहीं ना कहीं झांसी में जो मौतों का जो आंकड़ा है वो वाकई में बहुत खतरनाक स्तर से आगे बढ़ रहा है। साथ ही जिस तरीके से छोटे से शहर में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उसको देखते हुए अब बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की जरूरत है, बहुत बड़ी सख्ती की जरूरत है। जिस तरीके से लोग घरों से बिना वजह बाहर निकल रहे हैं और कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जिले के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है अगर समय रहते कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। तो फिलहाल जिला प्रशासन लगा हुआ लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन बिल्कुल लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी कोरोना के मामले कम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।